कहा उत्तराखंड को निवेश के लिए बेहतर विकल्प, हमारे एक उद्यमी की उपलब्धि हमारे आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर जारी। आज गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अंतर्राज्यीय अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों में शामिल रहे अधिकारी। चमोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर लगा नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने थाने में दर्ज की शिकायत। खटीमा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, सेमल की अवैध लकड़ी ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। अपराधी वाहन छोड़कर फरार, आगे की जांच जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर अंतर्राज्यीय अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के जिले से अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की चर्चा भी की गई है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती है और कहा कि पिछले कुछ सालों में डाक कांवड़ के कारण कांवड़ मेले के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसके साथ ही उन्होंने मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों से आईडी कार्ड साथ लाने, 12 फीट से ऊंची कांवड़ न बनाने और ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील भी की है। तो वहीं इस बार बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल चलाने वालों और हुड़दंगियों पर भी पुलिस का खासा ध्यान रहेगा। बैठक में शामिल हुए डीआईजी गढ़वाल केएस नगनियाल ने कहा कि बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल से हर बार आग लगने की घटना हो और यहाँ पर इसलिए जिन स्थानों से ज्यादा कांवड़ी आते हैं वहाँ प्रशासन के माध्यम से लोगों से ऐसा ना करने की अपील भी की है। तो जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहाँ कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई है और कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर सिलसिला जारी है। गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक ली है। बैठक में कई विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। हमने सीसीटीवी कैमरास उस पूरे एरिया में सर लगा दिए हैं। हम लोगों की मेन जो वहाँ इशू है सर, वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ हमारे, मैं समझता हूँ किसी तरह का कंफ्यूजन कोई होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा है अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। अदर स्टेट के जहाँ से कांवड़िया आते हैं, उनके कांवड़ समितियाँ हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने सारे प्रदेशों से रिक्वेस्ट किया गया है, इन राइटिंग भी भेज दिया गया। तो हमें ये लगता है कि इस बार जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहेगी। फिर भी कुछ ऐसे मुर्दंगी घुस आते हैं तो उनको कार्रवाई करें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इससे देखा होगा लास्ट ईयर साइलेंसर निकालने के बाद बिल्कुल गर्म हो जाता है, फिर बाइकों में आग लग जाती है। इस तरह की घटनाएं भी हुई है। इसको रोकने के लिए हमने सारे स्टेट से रिक्वेस्ट कर लिया, जहाँ से भी कांवड़िया आते हैं बिना साइलेंसर के जो है जो चेंज करता है वो चीज़ें ना करें वो लोग। पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जैसे कि कांवड़ जो बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े ना हो, 12 फीट तक उसको लिमिट किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो ना हो। इसके अलावा जो नुकीले हथियार हैं या अन्य चीज़ें हैं वो लेकर ना जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सबको ये कहा गया है कि जो भी कांवड़ यात्री आएँ उनको सुझाव दें कि वो अपना आईडी जरूर साथ में लेके आए, जो हम चेक कर सकें। जो अभी थोड़ी बहुत हमने और डेवलप की है, पार्वती मंदिर के पास भी हमने पार्किंग डेवलप की है सर, तो उसको जाने वाला जो रोड है उसको लोग। उत्तराखंड के चमोली के थराली में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत 2 अलग-अलग मामला, यहां पर 2 युवकों को मामलों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पॉक्सो के पहले मामले में जहां हरिनगर लेटाल का रहने वाला एक युवक नारायण बगड़ की एक नाबालिग युवती को भगाकर ऋषिकेश ले गया, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।
तो चमोली का ये पूरा मामला है जहां पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप भी यहां पर लगा है। दोनों युवकों ने एक महिला से दुष्कर्म किया है। मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है और कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक मामला 20 तारीख को पंजीकृत हुआ था। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा कल एक और घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की एक के बाद एक वीडियो वायरल होने के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों से उनके मोबाइल स्विच ऑफ कराने के बाद ही उन्हें गर्भगृह में भेज रही है। धाम में प्रतिदिन कम होती दर्शनार्थियों की संख्या के चलते गर्भगृह से दर्शन शुरू हो गए हैं। साथ ही दोपहर को बाबा केदार के बाल भोग के बाद 2 घंटे मंदिर बंद किया जा रहा है, तो वहीं रात 11 बजे तक ही दर्शन कराए जा रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि बीकेटीसी ने भक्तों के लिए गर्भगृह से दर्शन की अनुमति दे दी है। इस दौरान गर्भगृह से पहले ही श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन स्विच ऑफ कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी यात्री गर्भगृह में अपने मोबाइल से कोई वीडियो ना बना सके और ना ही फोटो खींच पाए। यही नहीं, मंदिर समिति के कर्मचारी मुस्तैद होकर चौकसी भी कर रहे हैं। बीकेटीसी के सीईओ योगेंद्र सिंह और एसीओ रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि गर्भगृह में प्रवेश से पहले प्रत्येक यात्री का मोबाइल बंद कराया जा रहा है। यात्रियों की संख्या में कमी हो रही है जिसके चलते अब गर्भगृह से दर्शन शुरू कर दिए। अगर भीड़ बढ़ती है तो पुनः सभा मंडप से ही दर्शन कराए जाएंगे। तो केदारनाथ मंदिर में कड़ी सुरक्षा है। साथ ही आपको बता दें, मोबाइल बंद करने के गर्भगृह जब मोबाइल यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए यात्री आ रहे हैं, पहले उनका मोबाइल बंद करवाया जा रहा है, फिर ही उन्हें गर्भगृह में भेजा जा रहा है दर्शन करने के लिए और पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है। उत्तराखंड में शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी है। देहरादून सहित हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में रविवार तड़के से मानसून की बौछार पड़ रही है। तो राज्य भर में भारी वर्षा और मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को सचिवालय स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ राज्य भर की स्थिति का जायजा लिया और राज्य में भारी बारिश की स्थिति का जायजा यहां पर लिया गया। मुख्यमंत्री स्वयं हर विभाग के अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही है और प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही रिपोर्ट पर चर्चा भी कर रहे हैं। अवकाश के दिन मुख्यमंत्री की सक्रियता का सीधा तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री यदि कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं तो अधिकारी कर्मचारी भी फील्ड में एक्टिव नजर आएंगे। अगले 5-6 दिन मानसून आने की संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है, सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति को जो निपटने के लिए उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएँ। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं उन सभी को साफ किया है। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड पर रहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजपुर रोड देहरादून स्थित एक निजी होटल में BNI द्वारा आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल यानी कि BNI टूर
E3 एक्सपो में उपस्थित सभी उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमी उत्तराखंड के विकास के सारथी और प्रदेश की प्रगति के वाहक है। BNI दून एक्सपो केवल उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारे राज्य में पनप रही उद्यमशीलता की भावना और नवीन मानसिकता का प्रमाण है। उत्तराखंड राज्य में सभी प्रकार के व्यवसायी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, सार्थक संबंध बना सकते हैं और नए अवसर तलाश कर सकते हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के ग्रोथ इंजन को दौड़ाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच एक उचित समन्वय बेहद आवश्यक है। हमारे एक एक उद्यमी की उपलब्धि हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज पूरी दुनिया भारत को सक्षम, रचनाशील, बदलाव के लिए तैयार एक अभिनव आर्थिक इकोसिस्टम के रूप में देख रहा है। कोतवाली पुलिस ने रामनगर और आसपास के क्षेत्र में जमीन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ठगी करने के आरोप में 2 अलग-अलग मामलों में 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ इस प्रकार के कई मामले पहले भी दर्ज हुए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ठगी करने के आरोप में जयप्रकाश डंडरियाल, हरदेव सिंह, प्रदीप सरकार, घनानंद, लखेड़ा शंकर शामिल हैं। अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अभी और भी जांच की जा रही है, उसके बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के हल्द्वानी और गोलापार क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश देने के बाद से ही जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम कार्रवाई लगातार कर रही है। प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के द्वारा वे जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज भी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के द्वारा हल्द्वानी के गोजाजाली क्षेत्र में बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण कर अवैध पाए जाने पर जमीनों की नपाई कर उनको सील कर दिया गया है। तो वहीं ऋचा सिंह ने बताया कि दरअसल गोलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद से हल्द्वानी और गोलापार क्षेत्र की जमीनों की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टैंप शुल्क में चोरी सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिस पर उनके द्वारा जमीनों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही अवैध तरीके से कॉलोनियां काटने और भूमि की खरीद फरोख्त किए जाने को लेकर भी पहले भी कार्रवाई की गई है, जो आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जांच के बाद इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, समय समय पर जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो मानक हैं उनके लिए कोई स्थान बचता है। तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजाजाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो इसको अभी यथास्थिति तत्काल सील किया जा रहा है और इसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो आज आपातकाल की वर्षगांठ बनाई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की स्थिति यहां पर लागू की गई थी। साथ ही आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि भारत लोकतंत्र की जननी है। विश्व में जहां भी लोकतंत्र की बात आती है तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। लेकिन 1975 को आज ही के दिन जिस लोकतंत्र पर हर भारतवासी गर्व करता है, उस लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार यानी कि गांधी परिवार ने की थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। आपातकाल का दर्द ऐसा है कि आज भी इस दर्द को भुलाया नहीं जा सका। देश आज भी इस पीड़ा को भुगत रहा है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा थोपे गए आपातकाल में शहर दर शहर जेल खाने,
बनते गए। लोगों को बिना किसी कारण जेलों में डाला गया, लिखना, पढ़ना, बोलना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। जिसने भी आवाज उठाई थी उसे कुचल दिया गया था। जनप्रतिनिधियों को असहनीय वेदनाओं का शिकार होना पड़ा। देश आपातकाल के ऐसे ही वीरों को नमन कर रहा है जिन्होंने लोकतंत्र के सम्मान के लिए अपना सरस्वर न्यौछावर कर दिया है। तो आज आपातकाल की वर्षगांठ बनाई जा रही है। आपको जानकारी दे दें, 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी और आपातकाल के कारण स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। आपको बता दें, आपातकाल की स्थिति के दौरान देश जेल बनता जा रहा था। जो भी लोग थे उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा था। लोगों ने लिखना, पढ़ना सब छोड़ दिया था, इस पर प्रतिबंध लग गया था और उस समय जनता इस आपातकाल की स्थिति से काफी ज्यादा परेशान रही। और आपको बता दें, आज आपातकाल की वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल की वर्षगांठ पर जिन्होंने भी आपातकाल का विरोध किया है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही जेपी नड्डा द्वारा भी यहां पर विपक्ष पर यानी कि गांधी परिवार पर आपातकाल की स्थिति बनाए जाने को लेकर जमकर निशाना साधा गया है। आज आपातकाल की वर्षगांठ है। मैं इस दिन सभी लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने क्रूरतम यातनाएं झेली उन सभी को नमन करता हूं और उनके कारण से निश्चित रूप से देश के अंदर जो आपातकाल था, लोगों को गलत तरीके से जेल में डाला गया था, उनके नाखून निकाल दिए गए थे, उनको पीसकर शीशा पिला दिया गया था। ऐसे अनेक लोग जिन्होंने लोकतंत्र को बहाली के लिए अपना संघर्ष किया, लगातार आंदोलन किया, उनकी बदौलत ही हमारा लोकतंत्र फिर से खड़ा हुआ। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उन सभी को हम याद करते हैं और जो हमारे बीच में नहीं है उन सभी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और ऐसे समय में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जहां लोकतंत्र सेनानियों के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लगातार काम कर रहे हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोकतंत्र सेनानियों ने उस समय लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए काम किया था, उस सभी को आगे बढ़ाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपातकाल ये शब्द सुनकर हमें रामनगर विकासखंड के अंतर्गत एक ग्रामीण इलाके में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने संदिग्ध कारणों के चलते परिजनों को गैर मौजूदगी में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर जहां एक और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मंडी क्षेत्र में रहने वाली एक 12 वर्षीय किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको जानकारी दे दें कि कोतवाल प्रमुख ने यह भी जानकारी दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। थाना रामनगर क्षेत्र में मंडी के पास एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम सुहावना हो गया है। बता दें कि देर रात से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं भारी बारिश के साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है। मसूरी में मौजूद पर्यटक मसूरी के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर कोहरी के कारण कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे लोगों को वाहनों से आवागमन करने में काफ़ी ज़्यादा असुविधाएं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और हल्की बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हमें मानसून 2 दिनों में उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। बारिश के अलर्ट को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी अधिकारियों और आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट रहने के दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए।
तो अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, मौसम बेहद ही ज्यादा सुहावना है और ऐसे में लगातार जो मसूरी में पर्यटक इस वक्त काफी ज्यादा लुत्फ भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, इसी का देखिए उत्तराखंड में शनिवार दिन से ही जो है बारिश का क्रम लगातार जारी है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल, बागेश्वर जैसे तमाम जिलों के कई स्थानों पर भारी से भारी वर्षा हो सकती है और उसी के अनुसार भारी वर्षा भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ही मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था और सभी विभागों को उन्होंने अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। जिस क्रम में हमने देखा है कि कल से ही जो भी उत्तराखंड के गंगा किनारे, नदी किनारे लोग रह रहे हैं, क्योंकि गंगा इस टाइम पर उफान पर चल रही है, तो उनको पहले ही वहां से सुरक्षा के मद्देनजर वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और यही क्रम अभी तक जारी है कि लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि चार धाम यात्रा भी इस टाइम पे सुचारू है, चल रही है। जगह जगह पर हम देखते हैं कि चार धाम यात्रा भी इस समय बाधित पड़ी हुई है, क्योंकि ऋषिकेश से जब हम पहाड़ी रास्ता शुरू करते हैं चार धाम यात्रा के लिए, तो नरेंद्र नगर और टिहरी गढ़वाल की तरफ जाते हैं तो देवी रोड जो है कई जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ी हुई। दूसरी अगर हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो देवप्रयाग के पास जो है लैंडस्लाइड की वजह से सुबह से ही वो बंद रोड पड़ी हुई है। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग उसको खोलने में लगा हुआ है। तमाम जेसीबी मशीनें जो है उस जगह पर तैनात भी रखी गई है और कई ऐसे डेंजर जोन है जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड नहीं हुई है, वहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी ने अपनी जेसीबी मशीन जो है वो पहले से लगाई हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ही जब भी पहाड़ी जिलों में कोई भी यात्री जाता है, चाहे श्रद्धालु जाता है और इन दिनों चार धाम यात्रा भी चल रही है, तो काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है और सभी यात्रियों से इस तरीके से अपील की जा रही है कि अपना मौसम की चेतावनी देखकर, पूर्वानुमान देखकर मौसम विभाग का कभी आप अपनी यात्रा करें। अब जब तक मौसम साफ नहीं होता है तब तक यात्रा जो है अपनी रोके रखें, किसी सुरक्षित स्थान पर जो है आप ठहराव करें, थोड़ी देर आराम करें, जब बारिश रुक जाएगी तभी आप अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया उत्तराखंड में बारिश का क्रम जो है लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अब से कुछ देर पहले देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहाँ उन्होंने तमाम जिले के जो है वो जानकारी ली है, सभी अधिकारियों से बातचीत करी है। ऐसे में उत्तराखंड में जो मौसम है काफी ज्यादा सुहावना बना हुआ है, कोहरा वहां पर छाया हुआ है, धुंध भी वहां पर छाई हुई है, नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा वहां पर जो पर्यटक है, वहां पर जो जनता, उनको क्या कुछ हिदायतें दी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है, भारी धुंध भी देखने को मिल रही है। जो प्रशासन है वो लगातार पर्यटकों से और श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, यहाँ से धुंध नहीं हट जाती और बारिश नहीं रुक जाती, तब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ठहराव करें, कुछ देर आराम करें। जब बारिश रुक जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा, तभी आप अपनी यात्रा को जो है वो दोबारा शुरू करें, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि काफी देर तक जो है वो बारिश का क्रम जो है उत्तराखंड में जारी है। कल दोपहर से अब तक बारिश का क्रम जिस तरीके से जारी है तो उससे चिंताएं जो और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन दिनों चार धाम यात्रा पर भी जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद से कांवड़ यात्रा भी उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, जिसकी तमाम तैयारियां जो है वो उत्तराखंड में चल रही है, क्योंकि गंगा इस टाइम पर उफान पर चल रही है। गंगा की अगर हम हर की पेड़ी की बात करें तो 292 मिलीमीटर तक वो पहुंच चुकी है, जिसकी एक तरीके से चेतावनी रेखा जो रेड अलर्ट है वो 294 पर है। तो रेड अलर्ट के पास ही वो जो है इस टाइम पर लहर कर रही है। कुछ ही देर में अगर बारिश जारी रहती है तो वो अपना चेतावनी रेखा भी पार कर जाएगी और गंगा काफी उफान पर चली जाएगी। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है, गंगा किनारे जो भी लोग रह रहे हैं या कोई भी पर्यटक श्रद्धालु वहाँ पर घूमने आ रहा है तो उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा इस समय पर हो रही है किसी का। कृष्णा, लगातार मौसम बेहद ही ज्यादा सुहावना बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों की, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार पर्यटक यहाँ पर धुंध का पर्यटकों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी, बैठकों का दौर सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा, धामी सरकार द्वारा लगातार लोगों को हिदायतें भी दी जा रही है कि मौसम को देखकर ही घर से बाहर निकले और मौसम को देखकर ही जो पर्यटक है वो यात्रा करे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा द्वारा ये तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। और साथ ही आपको जानकारी देना चाहेंगे कि उत्तराखंड में लगातार मौसम काफी ज्यादा सुहावना बना हुआ है और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि लगातार पर्यटक इस मौसम का लुत्फ और आनंद उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं।
तो रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम हिम्मतपुर डोटियाल क्षेत्र में एक टेम्पो और बाइक के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया गया है। और घटना के बारे में जानकारी देते हुए अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम सांवलदे निवासी प्रदीप और रवि दोनों घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने प्रदीप को मृत घोषित कर दिया था और गंभीर रूप से घायल रवि को उपचार के लिए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया था। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही की जा रही है और तहरीर मिलने के बाद एक कार्यवाही आगे तक की जाएगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रामनगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। टेम्पो और बाइक के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये बड़ा हादसा उत्तराखंड के रामनगर में हुआ है। रामनगर में बड़ा भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि अनियंत्रित टेम्पो और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हिम्मतपुर डोडियाल में एक टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए थे, जिनमें रवि और प्रदीप दोनों युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने पर यहां पर दिशा निर्देश यहां पर इस दौरान दिए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निगम गढ़वाल, जल संस्थान, नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अपने स्तर से मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार कर ले। वहीं जिस स्तर पर भी प्राकृतिक नाले और कलवर्ट बंद पड़े हैं, उसको तत्काल प्रभाव से खोल लिया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार के पास लैंडस्लाइड जोन है और अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। बरसात के समय पर वहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, जिसको चिन्हित कर लिया गया है और लोक निर्माण विभाग को लैंडस्लाइड क्षेत्र के दोनों ओर जेसीबी को तैनात करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि अगर किसी प्रकार की लैंडस्लाइड होती है तो जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके। एसडीएम ने यह भी जानकारी दी कि आपदा प्रबंधन की सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को लेकर एक टीम गठित की गई है, जिनको आपदा के समय पर तुरंत रिस्पांस करने के लिए तैयार किया जा रहा है। समस्त जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमारी लगातार मीटिंगें हुई हैं और निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि जिनके भी नाले कलवर्ट हैं वो तत्काल उसको खोल दिए जाएं। और इसमें हमारे नगर पालिका, जल संस्थान, जल निगम और आपका PWD, NHPWD सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी उनके नाले हैं, कलवर्ट हैं, उनको खोलने का तत्काल कार्य आरंभ कर दिया जाए, सफाई भी कर दिया जाए। काम भी हो रहा है अभी और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, एक गलोगी धार है जो लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, उसको लेकर सर किस तरीके की तैयारी है? इसकी भी कार्य योजना बन गई है और जो PWD डिपार्टमेंट है उसका भी काम जो है उसमें जल्दी शुरू होने वाला है। और उसके बाद जो वहाँ पे जो भी स्थिति होती है, जब तक वहाँ पे स्लाइड ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उसमें जो भी स्थिति रहेगी वहाँ पे हम लोग रोड ओपनिंग के लिए जो व्हीकल्स हैं, JCBs हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में जो भी संबंधित विभाग है उसको निर्देश दिए जाएंगे और वहाँ पे लगातार रहेगा, ताकि जो रोड ओपनिंग का काम है उसको तत्काल कर दिया जाए, ताकि रोड की ब्लॉकेज ना हो। और अगर वहाँ पे सुरक्षा संबंधी भी वहाँ पे लगाने पड़ेंगे तो वहाँ पे वो भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।